हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू दी MK जैन क्लासेस। और बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा चला हुआ है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और उसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी इम्यून डिसऑर्डर एड्स के बारे में। तो आज हम लोग एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, और बड़ी इंटरेस्टिंग तो खैर क्या है, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। चीज़ों को जो हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास होती है ना, उनको वैसे ही पढ़ने में मज़ा आता है, अदरवाइज इसमें मज़ेदार कुछ भी नहीं है। जी, जो इस डिजीज़ से सफ़रर्स हैं, है ना, वो लोगों को तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसका नाम भी उन फैमिलीज़ में लिया नहीं जाता। तो टुडे इज़ द टर्न ऑफ कैंसर। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? कैंसर के बारे में। अब कैंसर क्या है? बड़ी ही ड्रेडफुल एक तरह का हमारे पास डिजीज़ ही बोल लीजिए इसको, डिजीज़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, है ना। तो कैंसर के अंदर क्या होता है, एज वी ऑल नो, क्या होता है, देयर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। क्या हो जाता है कैंसर से? क्या होगा? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। पागलों की तरह सेल डिवाइड होती चली जाएंगी, होती चली जाएंगी, होती चली जाएंगी, रुकेंगी ही नहीं, है ना। तब हम क्या बोलते हैं? तो वो अनकंट्रोल्ड जो सेल डिवीजन है, वो जो सेल इकट्ठी हो के, एक सेल था, एक से 2 बनी, 4 बनी, 8 बनी, है ना, फिर उससे 16 बनी, 64, ऐसे करते करते हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, और ये पूरा का पूरा एक जो मास बन जाता है, ये सेलुलर मास बन जाता है। इसको फिर हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं बेटा? कि ट्यूमर हो गया। और ये ट्यूमर धीरे 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 अपने आसपास क्या, जो जो चीज़ों की इसको ज़रूरत है न्यूट्रिशन के लिए, अपने आसपास अपने ही ब्लड वेसल्स डेवलप कर लेता है और नई सेल्स बनाता है और बहुत सारे फैक्टर्स ही रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से पूरा हम इसको क्या बोलते हैं, ये ट्यूमर एक कैंसरस ग्रोथ के अंदर चेंज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर हो गया। ठीक है। होता क्या है कैंसर के केस में? होता क्या है, ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्यों होता है? देखो, हमारी जब एक नॉर्मल सेल होती है बेटा, अगर हम बात करें नॉर्मल सेल की, नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल है हमारे पास, ये सेल डिवाइड करेगी, लो जी डिवाइड हो गई, फर्दर डिवाइड करेगी, डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा? तो सेल ने क्या किया, सेल ने पहले किया डिवाइड, डिवाइड करने के बाद हमें पता है क्या होगा, किसी काम के लिए इसका जन्म हुआ है, इतना ज़्यादा नंबर इसका किसी पर्पज़ के लिए बढ़ाया गया, वो पर्पज़ क्या है, इसको वो काम दे दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस सेल की क्या हो जाएगी, डिफ्रेंसीशन। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जब ये सेल बूढ़ी हो जाएगी तो इस सेल की क्या हो जाएगी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कि भैया आपने अपना काम कर लिया, अब आपकी उम्र हो चुकी है, आप पुराने हो गए हो, आपसे और काम नहीं हो रहा है, तो सेल डेथ। इस प्रोग्राम्ड सेल डेथ को मैंने पहले भी बताया था, इसको हम बोलते हैं बेटा एपोप्टोसिस। सेल डाइड, तो इतने ये मर रही है, इतने जो हमारी नई जो प्रिकर्सर सेल हैं उन फर्दर डिवाइड हो के वो इनके सब्स्टिट्यूट्स बनाती रहेगी। यूजुअली ये होता रहता है ना कि पुराने सेल मर रहे हैं, उनकी जगह पे नए सेल आ रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं, ये चलता है ना हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर। लेकिन अगर सेल हो गया है कैंसरस, इन केस ऑफ कैंसरस सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सेल की डेथ ही नहीं होती। कैसे? एक सेल है, वो डिवाइड होती गई, वो डिवाइड होती गई, वो डिवाइड होती गई। मतलब कहने का मतलब क्या है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। एक तो सेल की डिफरेंशिएशन ही नहीं हुई, डिफरेंशिएशन नहीं हुई, वो बढ़े ही जा रहा है, उनका नंबर बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। चलो बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो। पुराने वाली क्या है भाई, ये तो बुढ़ी भी नहीं हो रही, नए से नई, नए से नई जो सेल आगे बनाती जा रही है, बनाती जा, नंबर बढ़ता जा रहा है, पीछे वालों की डेथ नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या होगी, देयर विल बी नो सेल डेथ। यहाँ पे ना तो सेल का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, ना सेल की डेथ हो रही है। तो नए सेल बन रहे हैं, लेकिन उनके एक्सचेंज में पुराने सेल मर थोड़ी रहे हैं। हमारे नॉर्मल सिस्टम के अंदर क्या होता है, नॉर्मल सेल्स में पूरा जब नए सेल मरने को होंगे तो उनकी जगह लेने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, मतलब पुराने सेल की जब डेथ होती है तो हम नए सेल बनाते हैं कि भाई ये अब मरने वाले हैं, इनका लाइफ स्पैन इतना ही था। जैसे आरबीसी का 120 डेज़ का, तो 120 डेज़ पे वो आरबीसी मर जाएंगे, उनकी जगह उनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारा जो बोन मैरो है नई आरबीसीज बना देगा। यही होता है ना कि एक हर एक सेल का एक लाइफ स्पैन है कि इतने लाइफ स्पैन के बाद इसको मरना है तो इसकी जगह पे नई बना दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू सेल्स ही बनती जा रही हैं, लेकिन जो पुरानी है उनकी डेथ हो ही नहीं रही है।
तो यहाँ पे ना तो कोई डिफ्रेंसिएशन है ना कोई सेल डेथ है। यहाँ पे जो डिवीजन होती है दैट इज कंट्रोल्ड डिवीजन, कि भैया जितना हमें बनानी थी हमने उतनी सेल बना दी, बना के हम रुक गए, बस उनको काम पे लगा दिया, अब इनको लगे रहने, तो जब इनका एज ग्रुप, जब इनका लाइफ स्पैन पूरा होने वाला होगा तब हम नई सेल फिर बना देंगे। तो मतलब एक कंट्रोल्ड मैनर में डिवीजन चलता है कि अब इतनी बन गई, हमें इतने की जरूरत थी, बस करो, अब हमें और डिवाइड नहीं करना, रुक जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं, जब लगता है उनका लाइफ स्पैन हो गया है कंप्लीट, फिर वो मरते हैं, तब ये दोबारा सेल एक्टिव होता है, फिर नई सेल डिवाइड करके बनाएगा। मतलब कंट्रोल डिवीजन चलता रहता है। यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक, तो सेल डिवीजन ही अनकंट्रोल्ड हो रहा है, ऊपर से कोई किसी भी तरह की कोई डिफरेंस है, कोई खास काम नहीं कर रही है सेल, जबरदस्ती नंबर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इतने बड़े बड़े सेल के मासेस बना दिए अंदर, ट्यूमरस ग्रोथ कर दी, और ना इनकी डेथ हो रही है, तो इनका नंबर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या बना देंगे, ये एक जो सेल मास होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ट्यूमर बोलना शुरू कर देंगे, उसको हम नियोप्लाज्म बोलना शुरू कर देंगे। क्या बोलेंगे, ये जो एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है जो सेल्स की, उस एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से, इस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से क्या हो जाएगी, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ दी सेल। एक्सेसिव आप क्या कहोगे, ग्रोथ कहेंगे, हाँ ग्रोथ में इंक्रीज इन नंबर भी तो होता है, एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्यूमर फॉर्मेशन। और ट्यूमर फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी नियोप्लाज्म, कि नई 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 सेल बनती जा रही है, और वो नई सेल भी अगेन एक्टिव है, पुरानी भी अगेन एक्टिव है, तो ये चलता रहता है बेटा कैंसर के अंदर। नॉर्मल सेल का एक लाइफ स्पैन है, वो नई बनी है तो कभी ना कभी उनकी डेथ भी होगी। यहाँ पे क्या है, नई बन रही है, डेथ का इनको पता ही नहीं है, वो डेथ हो भी नहीं रही है, नई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं, कीप ऑन डिवाइडिंग कीप ऑन डिवाइडिंग कीप ऑन डिवाइडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे लिखने की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसर सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। बस आपने ये समझ लिया तो समझो आपको कैंसर आ गया समझ में। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैंसर सेल में क्या है, देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे कैसी होती है बेटा कैंसरस सेल, देयर विल बी नो चेक ऑन दी सेल डिवीजन। क्या होगा, सेल डिवाइड करती रहेगी तो सेल डिवीजन रुकेगा नहीं, है ना। क्या हो रहा था यहाँ पे, देखो सेल डिवीजन कभी भी नहीं रुकेगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे होगी नो सेल डेथ। तो अनकंट्रोल्ड क्या शो करेंगी कैंसरस सेल, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। उस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन किस वजह से है, और क्या होगा यहाँ पे, देयर विल बी नो एपोप्टोसिस, मतलब किसी भी तरह का जो सेल नई बनी है उनकी डेथ भी नहीं हो रही है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। और क्या है बेटा, ये जो कैंसरस सेल्स होती हैं, दीज प्रिवेंट दी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, पहले लिख लूँ क्या मैं सारे, फिर आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ। और क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड टीलोमरेज एक्टिविटी। उसके अलावा क्या बना देंगे, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। अगर इतना ज़्यादा इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, सिंपली आप लर्न कर लेना बस एंजियोजेनेसिस। इतना इसको आप इतना बड़ा नहीं आपको अच्छा लग रहा है ना, अगर सिर्फ एंजियोजेनेसिस के नेम से। अब मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हमें पता है क्या हो रहा है यहाँ पे। देन नो एपोप्टोसिस, सेल नई बन रही हैं पुरानी मर नहीं रही हैं। देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, जो नई बन रही है उनको किसी काम धंधे तो लगाओ है ही नहीं इनके पास, बेफजूल में सर उठा के ऐसे ही बड़े चली जा रहा है इनका नंबर, लेकिन उनके पास करने को कोई काम नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन, इनके पास कोई फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन तो हमारा सिस्टम देगा ना बॉडी का, तो किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रही हैं। देन प्रिवेंट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है बेटा, नॉर्मली अगर हम अपने सेल के अंदर देखें, हमारा देखो हर एक ऑर्गन को एक लिमिटेड स्पेस हमारी बॉडी के अंदर मिला हुआ है ना। अब हार्ट ही है, उसका एक पर्टिकुलर साइज़ है,
अगर वो उससे ज़्यादा स्पेस लेगा, जगह लेगा, हम कहेंगे ना हमारा हार्ट भाई फूल गया है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, हार्ट का साइज़ बढ़ गया है। तो किसी भी तरह से किसी भी ऑर्गन का अगर नंबर ऑफ सेल वहाँ पे बढ़ रहे हैं तो उसका साइज़ भी बढ़ेगा, साइज़ की वजह से वो स्पेस भी ज़्यादा लेगा, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी ने हर ऑर्गन को एक लिमिटेड स्पेस दिया हो कि इतने ही ये स्पेस आपके लिए, बस इतने स्पेस में आपने रहना है। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, इसलिए तो नई नई सेल ज़बरदस्ती बनाई नहीं जाती। जब पुरानी मरने वाली होती हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए नई सेल बनती हैं। अब माना ये है नई सेल्स, ठीक है। अब ये कुछ सेल्स पड़ी हुई हैं, अब इनमें से सपोज करो ये वाली सेल की डेथ होनी है, ये वाली सेल की डेथ होनी है ना, इनका लाइफ स्पैन पूरा हो गया, तो ये बीच में से हट जाएंगी, इनकी जगह नई सेल यहाँ पे आके लग जाएंगी। मतलब कि ये यहाँ से हट गई, ये इधर शिफ्ट हो गई और यहाँ पे इनके रिप्लेसमेंट में नई सेल बन गई। अब कितनी नई सेल बनेगी, जितनी की ज़रूरत है, ज़्यादा क्यों नहीं बन रही, क्योंकि बेटा क्या होता है, सेल्स को मैंने कहा ना एक लिमिटेड स्पेस है, वहाँ पे खचाखच भरी हुई है सेल। अगर एक दो भी एक्स्ट्रा ज़्यादा आना चाहेंगी तो वो आ नहीं पाएंगी, क्योंकि सेल इतनी टाइटली अरेंज्ड हैं, बड़े आराम से, मतलब एक लिमिटेड स्पेस के अंदर अरेंज्ड है कि अगर ये सेल चाहे ना, नहीं चलो मैं डिवाइड करके एक दो और बना देती हूँ, तो इसके आसपास वाली सेल बनाने नहीं देंगी, भैया किधर बिठाएंगे, जगह नहीं है हमारे पास, वो वाला काम। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समझ गए ना, कि सेल जो आसपास वाली हैं वो किसी भी सेल को, अगर वहाँ पे जगह खाली हो रही है कि हाँ ये वाली सेल अब जाएगी मरेगी, तो ही उसकी जगह नया सेल आने देंगे, तभी सेल को डिवाइड होकर नया बनाने देंगे। अदरवाइज अगर सारी सेल का नंबर पूरा है तो वो किसी भी सेल को डिवाइड करने नहीं देंगे कि भैया किधर बिठाओगे। आसपास वाली सेल क्या करेंगी, अपने आसपास वाली सेल की कॉन्टैक्ट, अपनी डिवीजन को क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी। आसपास की सेल को की जो डिवीजन है उसको इनहिबिट करती रहती हैं नेबरिंग सेल, समझ गए। तो नेबरिंग सेल वो देखती हैं कि भैया जगह तो है नहीं और हमारा नंबर तो पूरा है जितना रिक्वायर्ड है, हमें काम करने के लिए इतनी सेल का ग्रुप चाहिए था, हमारा ग्रुप पूरा है, हमें नई सेल की जरूरत ही नहीं है, तो हम में से अगर कोई नया बनाना चाहेगा तो हम बनाने नहीं देंगे। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्यूमर के अंदर पूरा का पूरा सेल का गुच्छा बनता जा रहा है, गुच्छा बनता जा रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है सेल, फिर भी नंबर बढ़ता जा रहा है। अदरवाइज जो सेल आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं वो आसपास की सेल्स की डिवीजन को इनहिबिट करती हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब समझ गए ना, आसपास की नेबरिंग सेल। तो हर सेल अपने नेबरिंग सेल की डिवीजन को इनहिबिट करता है, लेकिन ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को भी नहीं समझती। बाढ़ में गया कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, हम चिपके रहेंगे, हम ऐसे ऐसे कोनियाँ मार मार के जगह बना लेंगे। ट्यूमर पता है ना कहीं से भी निकलाता है बॉडी में, तो हम अपनी जगह बना लेंगे, हम नहीं जानते कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को भी ये सेल प्रिवेंट करती हैं। देन इंक्रीज्ड टीलोमरेज एक्टिविटी। भाई टीलोमरेज एक्टिविटी क्या होती है बेटा, आप लोग तो देखो 12th वाले हो, आप लोगों को पता है, जब मैंने क्रोमोसोम पढ़ाया था, क्रोमोसोम के ये जो टर्मिनल एंड्स हैं, इन टर्मिनल एंड्स को हम क्या बोलते हैं, दीज टर्मिनल एंड्स आर नोन एज दी टीलोमियर्स। बताया था ना, टीलोमियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एजिंग। कैसे, जितनी बार भी सेल बेटा डिवाइड होती है ना, जितनी बार सेल डिवाइड होगी, ये जो टीलोमरेज है ना, ये जो टीलोमियर है, टीलोमियर का जो साइज है दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। सेल डिवाइड हुई, एक बार हुई, टीलोमियर छोटी हो गई, अगली बार फिर डिवाइड हो गई, टीलोमियर और छोटी हो गई, और डिवाइड हो गई और छोटी हो गई। तो जब ये गायब ही हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मतलब वो सेल की क्या हो गई, एजिंग हो गई। एजिंग किससे पता चलती, जितना बड़ा टीलोमियर होगा। अब माना यहाँ पे बड़ा टीलोमियर है, अब ये सेल जब डिवाइड हुई है ना, ये लो डिवाइड हुई, अब पहली डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन में क्या हुआ, इसकी टीलोमियर हो गई छोटी, फर्दर डिवाइड हुई ये सेल, इसकी टीलोमियर हो गई और छोटी, अब ये सेल फर्दर डिवाइड हुई और इसकी टीलोमियर हो गई और छोटी, ये लो इसकी टीलोमियर हो गई और बिल्कुल छोटी। तो अल्टीमेटली अब क्या हो जाएगा, जैसे ही टीलोमियर गायब, सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेल की एजिंग हो गई, अब सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन ये जो कैंसरस सेल होती है ना बेटा, इनमें क्या चलती रहती है, टीलोमरेज एक्टिविटी बड़ी हाई होती है। टीलोमरेज एक्टिविटी क्या होती है, टीलोमरेज एक्टिविटी होती है बेटा टू फॉर्म न्यू कंपोनेंट्स ऑफ टीलोमियर या न्यू टीलोमियर। ये नए कॉन्स्टिट्यूएंट ना इसमें, जैसे माने डिवाइड हुई सेल, टीलोमियर छोटी हो गई, लेकिन इनके पास टीलोमरेज एक्टिविटी है, उससे अपनी टीलोमियर का साइज फिर बढ़ा लेंगी। डिवीजन के बाद टीलोमियर जो छोटी हुई थी ना, उसको दोबारा से बढ़ा के बड़ा कर लेंगी। फिर डिवाइड करी, फिर टीलोमियर छोटी हुई हो गई, कोई बात नहीं, हम फिर हमारे पास टीलोमरेज एक्टिविटी बड़ी हाई है, हम फिर बढ़ा लेंगे अपनी टीलोमियर का साइज।
हर बार टीलोमियर का साइज ये अपना मतलब मेंटेन रखती है, उसको घटने नहीं देती, जितना घटा उसी को टीलोमरेज एक्टिविटी से वो काउंटर बैलेंस कर लेती हैं। तो जब टीलोमरेज एक्टिविटी मतलब टीलोमियर इनकी छोटी हो ही नहीं रही, तो देयर विल बी नो एजिंग, देयर विल बी नो सेल डेथ, ये भी रीज़न हो गया। तो इनके पास क्या होती है, इंक्रीज्ड टीलोमरेज एक्टिविटी। समझ आ गई, इनकी टीलोमियर कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ख़त्म होने ही नहीं देते टीलोमरेज एक्टिविटी की वजह से। और है ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। क्या होता है, जब ये एक ट्यूमर बन गया, एक सेल का मास बन गया कि सेल पागलों की तरह अनकंट्रोल्ड डिवाइड हुए जा रही हैं, तो उनका पहले एक छोटा मास बनेगा, छोटा ट्यूमर, फिर वो ट्यूमर में और सेल ऐड होंगी, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। अब जब बड़ा होगा तो इन सेल को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि सेल कैसी है, डिवाइडिंग स्टेज में है, अब डिवाइडिंग सेल को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव। और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, कॉन्टीन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स की। अब न्यूट्रिएंट तो बेटा बॉडी के और सेल भी तो बैठे हैं इन कैंसरस सेल के साथ, जो हम खा रहे हैं तो वो सेल भी ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं, पर इनको चालाकी चलनी है कि भैया ये तो पागल हैं, ये तो नॉर्मल ढंग से डिवाइड होंगे, हमें तो अपनी मर्जी से डिवाइड होना है, हमारे लिए तो कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, तो इनका न्यूट्रिशन अगर हमारे पास आ जाए तो हम और तेज़ी से डिवाइड करेंगे। तो उस न्यूट्रिशन को लेने के लिए ये क्या बना लेते हैं, अपने खुद के ब्लड वेसल अपने आप डेवलप कर लेता है ट्यूमर टू गेट न्यूट्रिशन अपना खुद के ब्लड वेसल डेवलप कर लेते हैं। तो खुद के ब्लड वेसल को बनाने को हम क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस। एंजियन का मीनिंग क्या होता है, वेसल। एंजियोस्पर्म्स में भी पढ़ाया था ना, एंजियन का मीनिंग होता है वेसल, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इसको मैं लिख दूं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ट्यूमर अपने ब्लड वेसल भी खुद बना लेता है, किस लिए, टू ड्रॉ न्यूट्रिशन, कि भैया हम डिवाइड तब करेंगे, हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल को मतलब डिवाइडिंग सेल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो वो डिवाइड करेगी ना, न्यूट्रिशन नहीं होगा कैसे डिवाइड करेगी, और ये तो हाईली डिवाइडिंग अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड कर रही है, तो इनको तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। अब ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए तो आसपास की सेल से लड़ाई कर करके हम कब तक न्यूट्रिशन लेंगे, हम नहीं लड़ते तुम्हारे साथ, हम क्या करेंगे, तुम्हारे ब्लड वेसल में से एक ब्रांच बनाएंगे और अपनी खुद की ब्लड वेसल बना लेंगे। तो डायरेक्ट ब्लड से न्यूट्रिशन इन तक भी जा रहा होता है, इनको किसी से आसपास से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसकी वजह से, क्योंकि ये अपने एंजियोजेनेसिस खुद कर लेती हैं, और उसके लिए क्या होते हैं इनके पास, TAG फैक्टर्स, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। समझ गए कि ट्यूमर ग्रो होता रहता है क्योंकि वो अपनी ब्लड वेसल बना बना के बढ़ता रहता है, तो उस ग्रोथ फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, TAG फैक्टर। समझ में आ गया। तो ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक है कैंसरस सेल के, भूलोगे तो नहीं कभी भी कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता रहता है, नो एपोप्टोसिस, सेल मरती ही नहीं है कभी भी, देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल, दे डू नॉट फॉलो एनी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, उनके अंदर जो टीलोमरेज एक्टिविटी है दैट इज़ क्वाइट हाई, जो उनकी एजिंग को रोकती है। तो टीलोमरेज एक्टिविटी क्या करती है, प्रिवेंट एजिंग ऑफ सेल, क्योंकि सेल के अंदर ही तो क्रोमोसोम्स है ना, समझ रहे हो। तो टीलोमर जो उनके ऊपर टीलोमियर प्रेजेंट होती है दैट डिटरमिन दी एजिंग, मैंने है ना, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। हमने जो कब पढ़ते हो आप लोग, जब 11th के अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ाया जाता है सेल वाले चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पे आपने टीलोमरेज एक्टिविटी ऑलरेडी पढ़ ली होगी। तो ट्यूमर ये एंजियोजेनेसिस का एक कैरेक्टरिस्टिक। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक एक ही जगह मैंने ला के आपके लिए रख दिए हैं। नेक्स्ट है कॉज ऑफ कैंसरस ग्रोथ। रीज़न क्या है बेटा, इस कैंसरस ग्रोथ का रीज़न क्या है, किस वजह से कैंसर होता है, क्या रीज़न हो सकते हैं। देखो सबसे बड़े ना यहाँ पे रीज़न क्या है, दो है। एक रीज़न तो बेटा हमारे पास है प्रोटो ओंको स्विचिंग ऑन ऑफ प्रोटो ओंको जीन्स। दूसरा रीज़न क्या है बेटा हमारे पास, ट्यूमर स्विचिंग ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स। देखो बेटा हमारे मतलब ये है जेनेटिक रीज़न है एक तरह के इसके पीछे, और वो जेनेटिक रीज़न क्या है, किस वजह से हमें कैंसर, हमारी सेल्स में ये पागलपन कहाँ से आ गया,
मतलब वो ये सारी चीज़ों को, हर सिग्नल को तोड़ के, हर रूल को स्टेक पे रख के, वो नॉर्मल हमारे बॉडी के साइकिल को फॉलो नहीं कर रही हैं, उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रही हैं। हमारी बॉडी की सेल ही तो पागल हुई है ना, जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर रही हैं। वो सेल पागल क्यों हुआ, वो क्यों ऐसे अनकंट्रोल डिवाइड कर रहा है, जबकि और सेल बड़े तरीके से, बड़े लहजे में, बड़े डिसिप्लिन के अंदर जैसी इंस्ट्रक्शन आती है उसके हिसाब से डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड सेल डिवीजन। पर ट्यूमरस सेल क्या करती है, अनकंट्रोल्ड। हमारी ही बॉडी, कोई बाहर से सेल नहीं आया, हमारी बॉडी का कोई सेल पागल हो गया है, जो इतनी पागलों की तरह डिवाइड कर करके ट्यूमरस ग्रोथ बना दिया बॉडी के अंदर। वो क्यों हुआ, उस सेल, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या हुआ कि वो पागलों की तरह डिवाइड करना शुरू हो गया। बेटा हमारी बॉडी के, हमारे हर सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन। अब जीन्स जो है ना, हमारी सेल के अंदर दो तरह के जीन प्रेजेंट होते हैं। एक तो होते हैं प्रोटोन्कोजीन्स, दूसरे होते हैं ट्यूमर सप्रेसिंग जीन। ध्यान से सुनना, ये रीज़न है कैंसर का। तो हमारी सेल के पास दो जीन्स होते हैं, प्रोटोन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसिंग जीन। और आपने जीन स्विच ऑन, जीन स्विच ऑफ का मैकेनिज्म तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। तो ये जो प्रोटोन्कोजीन्स होते हैं ना बेटा, जनरली इन नॉर्मल कंडीशंस दीज आर, मतलब प्रोटोन्कोजीन क्या रहते हैं, हमेशा ऑफ कंडीशन में रहते हैं। प्रोटोन्कोजीन क्या रहेंगे, इन नॉर्मल सेल्स, अगर नॉर्मल सेल्स की बात करूं तो ये कैसे रहते हैं, ऑफ रहते हैं। और नॉर्मल सेल में जो ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स हैं, इन नॉर्मल सेल, मतलब कैंसरस सेल नहीं है वो, ये जो ट्यूमरस सप्रेसिंग जीन है ये हमेशा ऑन रहते हैं। ट्यूमर सप्रेसिंग जीन, इनके नेम से ही पता चल रहा है कि अगर बॉडी में किसी तरह की कोई ट्यूमरस ग्रोथ होने भी लगी तो भैया ये वाले जीन जाके ऐसे प्रोटीन बनाएंगे, वो प्रोटीन उन ट्यूमरस सेल के साथ फाइट करेंगे, उनको मार देंगे। समझ गए? तो ट्यूमर बनने ही नहीं देंगे। जिस सेल के भी दिल में आया ना कि मैं ट्यूमर बनाऊंगी, तो ये ट्यूमर सप्रेसिंग जीन कुछ प्रोटीन कोड करेंगे, क्योंकि जीन है, जीन से क्या बनेगा, प्रोटीन। वो प्रोटीन जाके उस कैंसरस सेल को, जो चाह रही है कि मैं अनकंट्रोल डिवाइड करके और कैंसर बनाऊं या ट्यूमर बनाऊं, उसको जाके मार देते हैं। ये होते हैं ट्यूमर सप्रेसिंग जीन। तो नॉर्मल जो सेल नॉर्मली हैं, जिनमें कैंसर नहीं है, बॉडी की नॉर्मल सेल्स, तो उनमें प्रोटोन्कोजीन तो हमेशा रहता है ऑफ, और ये ट्यूमर सप्रेसिंग जीन रहता है बेटा हमेशा ऑन, कि ताकि कोई ट्यूमर ना बन जाए। लेकिन जो होती हैं बेटा कैंसरस सेल, इन केस ऑफ कैंसरस सेल्स, इन केस ऑफ कैंसरस सेल, देखो क्या हुआ, ये वाला जीन किसी भी रीज़न से अगर हो जाए ऑफ, या ये वाला जीन किसी भी रीज़न से हो जाए ऑन, अब आ गई प्रॉब्लम। अब ये जो नॉर्मल सेल था, दिस विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ कैंसरस सेल। क्यों होगा? क्योंकि ये जो देखो ट्यूमर सप्रेसिंग जीन, तो ट्यूमर को सप्रेस कर रहा था, ये बंद हो गया, बनता रहे ट्यूमर, इसको अब कुछ लेना देना ही नहीं भी, हमें तो पता ही नहीं, हम तो आंखें बंद करके बैठे हैं, हम तो काम ये अब कर ही नहीं रहे, हमने ये वाला ठेका लेना छोड़ दिया ट्यूमर को सप्रेस करने वाला। ये जीन तो ऑफ हो गया, तो ट्यूमर बन रहा है। बन किसकी वजह से रहा है? ये जो प्रोटो ओंकोजीन्स है ना बेटा, प्रोटो ओंकोजीन्स, ये जब ऑन हो जाते हैं ना, ऑन होते हैं, तो ये प्रोटो नहीं रहते, ये किस में चेंज हो जाते हैं, दीज ट्रांसफॉर्म इनटू ओंकोजीन्स। और ये जो ओंकोजीन्स है ना, ये क्या होते हैं, ये सेल को क्या बना देते हैं, कैंसरस सेल्स। ये ओंकोजीन, माना कोई सेल है, नॉर्मल थी, पर किसी वजह से उसके अंदर जो प्रोटोन्कोजीन हमारे सबके अंदर है, सब सेल के अंदर, हर ह्यूमन बीइंग सबके अंदर, सब एनिमल सबके अंदर है प्रोटोन्कोजीन, सबके जीनोम में प्रेजेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, क्योंकि ये ऑफ पड़े हुए हैं। लेकिन अगर किसी भी कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, वो कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट, कोई फिजिकल एजेंट, कोई केमिकल एजेंट, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जो कैंसर कोज करवा सकती है, मतलब इन जीन में किसी भी तरह की अगर वो म्यूटेशन ला दें, तो उसकी वजह से अगर ये प्रोटो ओंकोजीन में चेंज हो गया जिस भी सेल के अंदर, वो सेल कैंसरस हो जाएगी। तो जिसके अंदर ओंकोजीन ऑन हो गए बेटा, वो सेल क्या हो जाएगी, कैंसरस हो जाएगी। अब ये कैंसरस ग्रोथ को कोई रोकने वाला था, ट्यूमर सप्रेसर जीन थे, ये भी किसी वजह से ऑफ हो गए, कार्सिनोजन ने इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तो उसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाएगी, नॉर्मल सेल विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ कैंसरस सेल, और वो अनकंट्रोल डिवाइड करके क्या बना देगी, एक ट्यूमर बना देगी। तो समझ में आ गया क्या है कॉजेज ऑफ द कैंसरस ग्रोथ। तो अब है टाइप्स ऑफ द ट्यूमर्स। अब ट्यूमर कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा? ट्यूमर बेसिकली बेटा हमारे पास होते हैं, अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें कि जब ये एक सेल पागलों की तरह डिवाइड कर रही है, तो वो जो सेल मास बनेगा, जो नियोप्लाज्म बनेगा, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं, वो ट्यूमर दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा बिनाइन ट्यूमर,
और दूसरा होता है बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बस मैलिग्नेंट वर्ड जहाँ पे आ जाए ना, हमने उसमें भी पढ़ा था ना मलेरिया के केस में भी, है ना, कौन से वाला स्ट्रेन जो फैल्सीपैरम था, दैट वाज मैलिग्नेंट स्ट्रेन, उससे मैलिग्नेंट मलेरिया हो रहा था। मैलिग्नेंट का मतलब दैट वाज लाइफ थ्रेटनिंग, फैटल था वो। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, इनका क्योर है, दीज कैन बी क्योर, मतलब जान नहीं इतनी जल्दी ये ले सकते, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर तो अल्टीमेटली जान पे बना ही देता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर को मैलिग्नेंट क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज मोर फैटल। तो वो फैटल नहीं है, फैटल तो है बेटा, इट इज़ लेस फैटल। लेस क्यों है, अगर इसका टाइम से पता चल जाए तो दैट कैन बी रिमूव्ड। क्यों क्यों क्यों, बिनाइन ट्यूमर होता क्या है, पहले मैलिग्नेंट सुन लो। मैलिग्नेंट क्या हुआ, कोई ट्यूमर बना, वो ट्यूमर बन गया एक जगह पे, अब उसका दिल है यार एक ही जगह पे मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को तो और जगह भी एक्सप्लोर करनी है, तो उसमें से कुछ सेल्स टूट टूट के हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी बॉडी के और पार्ट में भी ट्रैवल करनी शुरू हो जाएंगी। तो कोई सेल बॉडी के कहीं चली गई, कोई सेल उस ट्यूमर की टूट के ब्लड स्ट्रीम से कहीं चली गई, कोई कहीं चली गई, और जहाँ पे वो कैंसरस सेल जा जाके बैठी वहाँ पे नए ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देगी, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कैंसर को फैला देती हैं। इसीलिए ये मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है डीप टिश्यूज़ के अंदर चल जाके सेल ट्यूमरस ग्रोथ करनी शुरू कर दे, तो डीप टिश्यूज़ के अंदर तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे ट्यूमर बन रहा है, समझ रहे हो ना। तो मैलिग्नेंट में क्या होता है, जो ट्यूमर है, ट्यूमर सेल्स ट्रैवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम एंड cause tumorous growth at different parts of our body। इसमें क्या करती है, ट्यूमर की सेल ट्रैवल कर रही हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट में पहुंच रही हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और वहां पे ट्यूमर कोज कर रही हैं। यहाँ पे क्या करती हैं, ट्यूमर सेल्स डू नॉट ट्रैवल, है ना। ट्यूमर जो है एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर ही बैठा है, तो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो ट्यूमर है दैट इज लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक साइट, जिस जगह पे बन रहा है ना ट्यूमर बस वहीं रहेगा, ये फैलेगा नहीं। तो ये वाला लेस फैटल है ना, क्योंकि अगर इसको हम पता चल गया कि हाँ कि भैया कैंसर बढ़ना शुरू हो गया, बॉडी में ट्यूमर बन रहा है, तो उस जगह से उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, कैन बी रिमूव्ड सर्जिकली। बच गए, क्यों, जहाँ पे जिस ऑर्गन में या जिस भी साइट पे ट्यूमर बन रहा था सर्जरी की, वहाँ से उसको निकाल दिया, इंसान बच गया। लेकिन यहाँ पे क्या करे, ट्यूमर बन तो गया, बनते बनते कुछ कुछ सेल उसकी टूट टूट के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में फैल गई, जहाँ जहाँ चली गई वहाँ वहाँ नया ट्यूमर। तो चलो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ चली गई वहाँ हम ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर डीप सीटेड टिश्यू के अंदर घुस के बैठ गया, वहाँ कहाँ से ढूंढोगे उसको, कि यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी, कितने बॉडी के कितने टिश्यूज़ के कहाँ कहाँ से स्कैन करोगे आप लोग। तो मेटास, तो ये जो फैलने की स्टेज को, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मेटास्टेसिस। ये जो मैंने लिखी है ना, कि ये जो सारा का सारा जो मैंने लाइन लिखी है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो टूटती हैं, ट्रैवल करती हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में फैल जाती हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। इस फैलने को, सेल्स के, ट्यूमरस सेल के ट्रैवल करने को हम क्या बोलते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज मेटास्टेसिस। तो इसको ध्यान से, मेटास्टेसिस कोई मतलब ये एक तरह की स्टेज ही है, कि थर्ड स्टेज के बाद अब वो ट्यूमर इतना फैल गया कि उसके सेल टूट टूट के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू और बॉडी के पार्ट्स में भी फैलने शुरू हो गए। तो कौन सा ज़्यादा रिस्की है, कौन सा रिस्की है, ये वाला मैलिग्नेंट। बिनाइन वाला इज़ क्वाइट लेस फैटल, समझ में आ गया। तो बिनाइन एक जगह पे ही रहेगा, जहाँ बन रहा है वहीं बनेगा, फैलेगा नहीं। मैलिग्नेंट वाला जहाँ बन रहा है वहाँ से टूट के इसकी सेल पिंच ऑफ होकर बाकी बॉडी पार्ट में भी फैल सकती हैं। अब है टाइप्स ऑफ कैंसर्स। कैंसर कितने टाइप के होते हैं, देखो बेटा, सबसे पहला टाइप हमारे पास है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। फिर एक टाइप हमारे पास आ जाती है बेटा सारकोमा। फिर एक टाइप हमारे पास आ जाती है ल्यूकीमिया, है ना। एक टाइम हमारे पास आ जाता है मेलेनोमा।
है ना, लाइपोनोमा। इस तरह बहुत सारे नेम लिख सकते हो आप, जितने मर्जी लिख लो। यहाँ पे देखो कार्सिनोमा क्या होता है। कार्सिनोमा हम कब बोलेंगे बेटा, अगर ट्यूमर बन रहा है किसी भी एपिथेलियल छोड़ो, हम ब्रॉड में बात करते हैं कि अगर किसी भी हमारे, आपको पता है ना 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो अगर किसी भी एक्टोडर्मल टिश्यू के अंदर कैंसरस ग्रोथ शुरू हो गई है तो कैंसरस ग्रोथ of any ectodermal tissue cell, अगर एक्टोडर्म के किसी भी टिश्यू की सेल के अंदर कैंसरस ग्रोथ शुरू हुई, मतलब एक्टोडर्म के किसी भी टिश्यू के अंदर अगर ट्यूमर हो गया है तो उसको हम बोलते हैं बेटा कार्सिनोमा। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, लिवर कैंसर हो गया, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, एक्टोडर्म में। ऐसे ही सारकोमा कब बोलेंगे, सारकोमा, सारकोमा से कुछ याद आया, मस्कुलर टिश्यू, सार्कोमियर, सार्को वर्ड मसल के लिए यूज होता था। मसल का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मीजोडर्म। तो अगर कैंसरस ग्रोथ हो रही है मीजोडर्म के किसी भी टिश्यू की सेल के अंदर, मीजोडर्म में देखो हमने बोन्स भी पढ़ी थी, अगर बोन का कैंसर हो जाए किसी वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोमा। क्या बोलते हैं बोन के कैंसर को, ओस्टियोमा, बोन कैंसर, है ना, एग्जाम्पल है जस्ट ये एक। तो उसको अगर मीजोडर्मल टिश्यू के अंदर कहीं पे भी कैंसरस ग्रोथ हो रही है तो उसको हम बोलेंगे सार्कोमा। एपिथेलियल टिश्यू के किसी भी सेल के अंदर कैंसरस ग्रोथ हो रही है तो कार्सिनोमा। ऐसे ही ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया स्पेसिफिकली यूज किया जाता है किसके लिए, ब्लड कैंसर के लिए। ब्लड कैंसर होता है ल्यूकीमिया। मेलेनोमा क्या होता है, कैंसर ऑफ मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट समझ रहे हो क्या होती हैं, मिलेनोसाइट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मेलेनिन बनता है। मेलेनिन कहाँ बनता है, हमारी मिलेनोसाइट कहाँ प्रेजेंट होती है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। तो मिलेनोसाइट मेलेनिन बनाती हैं, और अगर इन सेल्स का मिलेनोसाइट का कैंसर हो जाए तो मिलेनोमा। लाइपोनोमा है ना, या लिपोमा भी बोल देते हैं, ये क्या होता है, दिस इज द कैंसर ऑफ लाइपोमा, या लिपोनोमा भी लिख लो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये दिस इज द कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू समझ रहे हो ना, हमारा जो फैटी टिश्यू एडिपोज टिश्यू हमने सारा पढ़ा था, उसके अंदर क्या होती हैं, एडिपोसाइट्स। अगर एडिपोसाइट का कैंसर हो जाए तो बेटा उसको हम बोलते हैं लिपोनोमा। तो हमें मेन 3 कौन से पता होने चाहिए, ये बाकी तो ये सब सेकेंडरी है, ऐसे ऐसे नाम तो पता नहीं कितने सारे लिख देंगे हम, है ना। ओस्टियोमा जैसे एक यहाँ पे लिख लिया, इसमें एक ऐड कर सकते हो 6 ओस्टियोमा, पैपिलोमा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, कितने भी ऐड कर सकते हो, पर स्पेसिफिकली आपको वो 3 ज़रूर पता होने चाहिए। उसके बाद है बेटा कार्सिनोजेनिक एजेंट्स एंड देयर टाइप्स। अब ये जो मैंने बताया ना कि सेल पागलों की तरह ग्रो करना शुरू हो गई, किस वजह से, किस वजह से, क्या रीज़न दिया था मैंने आपको कि उनके प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन हो गए, उन्होंने ऑन्कोजीन बना दिया, और जो सप्रेसर जीन थे वो ऑफ हो गए। तो क्या हुआ उस सेल के अंदर ऐसा कि जिसकी वजह से ये जीन जो ऑफ होने थे वो ऑन हो गए, जो ऑन होने थे वो ऑफ हो गए। किसने की ये दुष्कर्म, किसने किया, ऐसी गलती किसने की सेल के अंदर घुस के, ऐसी गलती करने वाले को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन, कैंसर कोजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। तो ये सारा का सारा कबाड़ा किसका किया हुआ है, कार्सिनोजेंस का। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कैंसर कोजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन या कार्सिनोजेनिक एजेंट्स भी इन्हीं को बोलते हैं, या कार्सिनोजेनिक एजेंट्स इन्हीं को बोलते हैं बेटा जो कैंसर कोज करवाते हैं। ये जो करवाया ना, प्रोटोन को जीन को ऑन कर दिया और सप्रेसर जीन को ऑफ कर दिया, ये काम किसने किया, कार्सिनोजन ने। और ये कार्सिनोजन कितने टाइप के होते हैं, ये कार्सिनोजन के ना बेटा मल्टीपल टाइप है। सबसे पहली टाइप क्या है, फिजिकल कार्सिनोजन या फिजिकल एजेंट्स हम जिनको बोलेंगे। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं केमिकल एजेंट्स, फिर हमारे पास
तीसरे आ जाते हैं यहाँ पे, दैट इज़ बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स, 3 तरह की चीज़ें हैं जो कैंसर कोज करवा सकती हैं। फिजिकल एजेंट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? देखो बेटा, जो लोग एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, पता है ना, स्मोक के थ्रू भी क्या हो जाता है, कैंसर। फिजिकल एजेंट्स में क्या हो जाएगा? रीज़न एक्सेसिव स्मोकिंग। उसके अलावा एक्सेसिव चूइंग ऑफ द टोबैको एंड बीटल, एक्सेसिव चूइंग ऑफ टोबैको एंड बीटल। सुपारी या तंबाकू बहुत ज़्यादा चबाते हैं जो लोग, एक ही साइड पे रख के चबा रहे हैं, बार बार उनकी उस मेम्ब्रेन का यूज़ हो रहा है, वो मेम्ब्रेन इनकी वजह से बार बार इरिटेट हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसर कोज हो जाएगा। उसके अलावा क्या है बेटा यहाँ पे? एक्सेसिव एक्सपोजर टू, एक्सेसिव एक्सपोजर टू डायरेक्ट सन। सन में अगर ज़्यादा देर हम एक्सपोज्ड रहे तो सन की रेडिएशंस की, यूवी रेज की वजह से भी हमें क्या हो जाते हैं? स्किन के कैंसर्स हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या होंगी? डिफरेंट एक्सपोजर टू रेडिएशंस, एक्सपोजर टू बहुत सारी रेडिएशंस भी हैं जो कैंसर कोज करवा सकती हैं। अब ये रेडिएशंस होती हैं बेटा 2 टाइप की, एक होती हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस और एक होती हैं हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में हम किसके नेम लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बेटा यूवी रेज। और आयोनाइजिंग रेडिएशन में हम नेम लिख सकते हैं बेटा एक्स रेज, गामा रेज। तो ये रेज, इनसे बार बार अगर आप एक्सपोज होगे ना, तो ये भी क्या कर देती हैं? हमारे सेल के प्रोटॉन को, जीन्स को ऑन कर देती हैं और सप्रेसर जीन को ऑफ कर देती हैं। तो ये तो हो गए बेटा फिजिकल एजेंट्स। अब आ जाइए आप केमिकल एजेंट्स पे। केमिकल एजेंट्स में क्या है? लीस्ट ऑफ केमिकल इज देयर, बहुत सारे केमिकल्स हैं, है ना। उन केमिकल के अलावा कोल तार हो गया हमारे पास, है ना, ये मस्टर्ड गैस हो गई, इस तरह से। और देयर इज़ अ लॉट, बहुत सारी बड़ी लिस्ट है केमिकल्स की, तो है ना, डाइपोविरिडोन हो गया, ये बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं हमारे पास। कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सभी चीज़ जो है ना, कोबाल्ट हो गया, एक्सेसिव निकल, है ना, इस तरह की चीज़ें भी क्या करेंगी बॉडी के अंदर, क्या, तो कुछ जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो भी क्या कोज करवा सकते हैं? कैंसर। उसके बाद बायोलॉजिकल एजेंट। अब बायोलॉजिकल एजेंट कैसे कैंसर कोज करवाएंगे बेटा? देखो बहुत सारे ना वायरसेस हैं हमारे पास। वी हैव वायरसेस कंटेनिंग, कौन से बायोलॉजिकल एजेंट हैं ये? वायरसेस। और कौन से वायरसेस? कंटेनिंग ओंकोजीन्स। वो वायरस जिनके जीनोम के अंदर ऑलरेडी ओंकोजीन्स प्रेजेंट हैं। और वो वायरस अगर हमें इन्फेक्ट कर देगा तो वायरस का जीनोम कहाँ जाके अटैच होता है? हमारी बॉडी के सेल के साथ ही तो जाके इंटीग्रेट होता है ना, वो वहाँ जाके रेप्लिकेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है, हमारी उस सेल को तोड़ के फिर वो अपने और वायरल प्रोजेनीस बनाता है। तो वायरस का जीनोम, जब वायरस इन्फेक्ट करता है मतलब वायरस ने अपना जीनोम हमारी सेल्स के जीनोम के साथ डाल दिया, और उस वायरस के जीनोम में था क्या? ऑलरेडी ओंकोजीन थे। तो जब ये हमें इन्फेक्ट करेगा तो हमारी सेल इन्फेक्ट हो गई, उसके अंदर क्या आ गए? ओंकोजीन। और वो क्या बिहेव करना शुरू कर देगी? कैंसरस सेल। क्या करेगी वो? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेगी। कौन कौन से वायरस हैं यहाँ पे? कुछ के एग्जाम्पल लिख लिए जाएं, जैसे है बेटा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, फिर है हमारे पास HIV, है ना, उसके बाद है हमारे पास हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, है ना। इस तरह के ये जो वायरस हैं हमारे पास, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, वो क्या कोज करता है? दैट कोज दी सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स पता है ना क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाओ, सर्विक्स, वेजाइना के पीछे क्या प्रेजेंट होती है? सर्विक्स। तो सर्विक्स का कैंसर कौन कोज करवाता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HIV की वजह से भी क्या हो रहे थे? मैंने बताए थे ना, सार्कोमाज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ही हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से हमें क्या हो रहा है? इस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से भी हमें हो जाता है, इसकी वजह से भी हमें ट्यूमर होता है। उसका ना मुझे बेटा नेम नहीं अभी याद आ रहा, उसको मैं अभी आ जाएगा मुझे नेम याद। उसके बाद है बेटा हमारे पास आता है हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस
वायरस। हेपेटाइटिस का वायरस क्या करता है बेटा, लीवर का कैंसर कोज करता है, लीवर कैंसर। और ये जो है ना हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, कैपोची जो है ट्यूमर या कैपोची कैंसर हमारे अंदर कोज करता है। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे बेटा हमारे पास एजेंट्स हैं। तो ये वो एजेंट्स हैं जो जाके किसी भी नॉर्मल सेल की फंक्शनिंग को किस में चेंज कर देती हैं, कैंसरस सेल में। कैसे करी फंक्शनिंग चेंज, इन एजेंट्स ने, इनमें से कोई भी एजेंट, वैसे तो लिस्ट और बहुत लंबी है, हमें तो मोटे मोटे की बात करनी है बस यहाँ पे। तो ये एजेंट्स जाके हमारे सेल के अंदर, जीनोम के अंदर जो प्रोटोन को जीन बैठे थे उनको एक्टिवेट कर देंगे और सप्रेसर जीन को बेचारों को डीएक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से कोई भी सेल जो है कैंसरस सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। समझ आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद है बेटा कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैसे बेटा इसको डायग्नोज कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो क्या है, एक्सरेज। एक्सरे कराते हैं ना हम लोग, एक्सरे के अंदर आ जाए ट्यूमर, अगर उसमें भी नहीं आ रहा तो हम एक्सरे के बाद हम क्या करवाते हैं, अगर इसमें नहीं आया तब हम करवाते हैं सीटी स्कैन। क्या होता है सीटी स्कैन, दिस इज दी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या करते हैं इसमें भी हम यूज़ तो एक्सरेज का ही करेंगे, यहाँ पे भी क्या यूज़ होती हैं बेटा, एक्सरेज ही यूज़ होती हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो इमेज आता है, इमेज वो हमें मिलती है 2D इमेज, और यहाँ पे कैसी इमेज आती है, 3D इमेज। तो चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी से हमें समझ में आती हैं। इसमें भी नहीं समझ आ रहा तो फिर एक है MRI, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग, यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और किसका यूज़ करते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की पूरी एक 3D पिक्चर आ जाती है। तो ये क्या है, ये नॉन फैटल टेक्निक है। इट इज़ दी मोस्ट, है ना, कहेंगे कि मोस्ट, आप कह लीजिए एक्सेप्टेबल, या मोस्ट, सबसे बढ़िया वाली क्या कहेंगे हम, है ना, तो मोस्ट एक्सेप्टेबल, या क्या लिखें अब इसके लिए ना, कई बार तो टर्म, इतनी सिंपल टर्म इतना पढ़ा के ना हमारे दिमाग में नहीं आ रही होती, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट। अब कन्वीनियंट तो हो गया इजी, अभी भी नहीं मज़ा आ रहा मुझे, कन्वीनियंट लिख दीजिए, है ना, या मोस्ट एडॉप्टेड। कन्वीनियंट तो खैर क्या ही होता है इसमें, है ना, मुश्किल का ही काम है इसको भी करना। तो मोस्ट एडॉप्टेड टेक्निक है ये, क्योंकि इसमें ना इट इज़ हार्मलेस। क्यों है एडॉप्टेड, क्योंकि ये है बेटा हार्मलेस टेक्निक। हार्मलेस क्यों है, क्योंकि देयर इज नो एक्सरे यूज्ड। एक्सरेज भी क्या कर रही हैं, क्या थी एक्सरेज, आयोनाइजिंग रेडिएशन की लिस्ट में आती हैं बेटा। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अगर हमारा एक्सरेज को हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी सेल्स, अब बार बार जाके हम एक्सरे करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, बार बार हम ये चीज़ें कराएंगे ना, रिपीट कराएंगे, तो इन चीज़ों से क्या हो जाता है, हम खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट से। कौन सा कार्सिनोजेनिक एजेंट, रेडिएशन। फिजिकल फैक्टर्स में आ रही थी ना रेडिएशंस, तो एक्सरे क्या है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो क्या कोज करवा सकती है, कैंसर कोज करवा सकती है। तो इसलिए तो कहा जाता है बार बार ना बेटा, ये जो हम सीटी स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, एक्सरेज कराते हैं, हमें बार रेडिएशन से एक्सपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रेडिएशंस भी हमारी सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है बेटा, ये टेक्निक्स हैं हमारे पास। और इसके अलावा ना बेटा टेक्निक्स और क्या हैं, कुछ एंटीजन डिटेक्शन टेक्निक्स भी हैं हमारे पास, एंटी बॉडी डिटेक्शन टेक्निक्स, है ना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैंसरस सेल के अंदर जो इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करके हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको अभी रहने दो आप, हमारे पास सुपर हिट और सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है, दैट इज़ दी MRI। उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट्स ऑफ दी कैंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैंसर को ट्रीट कैसे किया जाए। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली चीज़, नंबर 1, अच्छा यहाँ पे बेटा एक तरीका और है,
क्या क्या कर सकते हैं हम, बायोप्सी भी तो कर सकते हैं ना। बायोप्सी पता है क्या होती है, इट इज़ दी हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी समझते हो, हिस्टो का मतलब टिश्यू, पैथोलॉजी का मतलब समझते हो ना, किसी भी डिजीज़ की स्टडी। टिश्यू के अंदर अगर कोई डिजीज़ है तो उसको डिटेल में स्टडी करने को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। तो बायोप्सी में क्या करते हैं हम बॉडी के अंदर एंडोस्कोप की हेल्प से बॉडी के जो टिश्यू अफेक्टेड है, हमें लग रहा है यहाँ पे ट्यूमर है, हमें एमआरआई से सीटी स्कैन से पता चल गया इस ऑर्गन में हमारे पास ट्यूमर है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन या उस टिश्यू का एक सैंपल हम एंडोस्कोप की हेल्प से बाहर निकाल के ले आते हैं। तो वो हमने टिश्यू का सैंपल ले लिया और उस सैंपल को फिर हम कहाँ भेज देते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी वालों के पास। वो सैंपल को बड़े तरीके से स्टडी करते हैं, नंबर ऑफ सेल काउंट करते हैं, उनके फर्दर कल्चर बनाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या वो सेल कैंसरस बिहेव कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है, हाँ वहाँ पे ट्यूमर पनप रहा है और इस पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो बायोप्सी से भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे ट्यूमर है या नहीं है, तो डायग्नोज किया जा सकता है। और कौन हेल्प करता है यहाँ पे बेटा, हेल्प करता है एंडोस्कोप, एंडोस्कोपी टेक्निक भी हेल्प करती है। ठीक है जी, अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है हमारे पास, देखो एक ट्रीटमेंट तो हमारे पास कैंसर का है बेटा रेडियोथेरेपी, या सबसे पहले हम सबसे सिंपल लिखते हैं सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल कब पॉसिबल है बेटा सर्जिकल रिमूवल, अगर वो एक बिनाइन ट्यूमर है, आपको पता चल गया यहाँ पे ट्यूमरस ग्रोथ हो रही है, उसको वहाँ से सर्जरी से साफ करके निकाल दो। ठीक है, वो अलग बात है कि उसके दोबारा से चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ पे वो दोबारा से पैदा हो जाए, कोई बात नहीं, दोबारा सर्जरी करा लेंगे, लाइफ तो बच रही है ना। दूसरा तरीका है बेटा रेडियोग्राफी। अब रेडियोग्राफी में क्या होता है, समझ आ रही है ना, किसी तरह की रेडिएशंस जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, सॉरी आयोनाइजिंग जो रेडिएशंस हैं उनको डाल डाल के उस पर्टिकुलर टिश्यू पे जहाँ पे ट्यूमरस ग्रोथ हो रही है उसको बार बार रेडिएशन से हम क्या करते हैं, उन सेल को किल करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेडियोग्राफी। तो बार बार आयोनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज होना पड़ता है, लेकिन वो बड़े तरीके से किया जाता है, वही पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ पे ट्यूमरस ग्रोथ हो रही है वही पर्टिकुलर टिश्यू उसी को टारगेट किया जाता है। तीसरा तो यहाँ पे किसका यूज़ होता है बेटा, नॉन नहीं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस का, आयोनाइजिंग रेडिएशन। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है कीमो, अरे मैंने क्या रेडियोग्राफी लिख दिया, सॉरी बेटा, दिस इज रेडियोथेरेपी, आई एम सो सॉरी, रेडियोथेरेपी। फिर है हमारे पास कीमोथेरेपी। थेरेपी का मतलब समझ रहे हो ना, हम किसी चीज़ की थेरेपी कर रहे हैं। अब हम थेरेपी कर रहे हैं, ये तो थी बाय यूजिंग रेडिएशंस, तो रेडियोथेरेपी। अगर हम किसी केमिकल की हेल्प से हम मतलब केमिकल का मतलब हम ड्रग्स दे रहे हैं, केमिकल्स दे रहे हैं हम पर्सन को कि उससे अगर उसकी ट्यूमरस सेल्स को कंट्रोल किया जा सके, तो वो केमिकल्स कौन से होते हैं, दैट इज़ विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। ये दो ड्रग्स हैं, कहाँ से मिलती हैं बेटा, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, नाम तो सुना ही होगा, सदाबहार का पौधा सुना है ना, विनका रोजिया, है ना, इसका सिंपल जो हमारा मतलब कि कॉमन नेम होता है दैट इज पेरीविंकल। तो विसिया फाबा से नहीं, मतलब विंका रोजिया से बेटा इसको हम निकालते हैं विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, सदाबहार का पेड़। ठीक है, सदाबहार का पेड़ नहीं होता, पौधा ही होता है, रंग बिरंगे वाइट पिंक कलर के उसके ऊपर फ्लावर लगते हैं, तो वहाँ से ये ड्रग्स जो हैं, ये केमिकल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये क्या है, एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं। अच्छा, इसके अलावा बेटा और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी तरह के, मतलब जैसे हमारे पास एक ट्रीटमेंट और आ रहा है दैट इज़, जिसको हम बोलते हैं एक तरह की इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी देखो नेम से ही पता चल रही है, जैसे रेडियोथेरेपी थी, रेडिएशन से हम थेरेपी देने की कोशिश करेंगे, कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स मतलब ड्रग्स कुछ ऐसी देंगे जो एंटी कैंसरस होंगी, इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम
की थेरेपी देंगे, मतलब कि अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? बूस्टिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, कि हमारे इम्यून सिस्टम को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे कि जो कैंसरस ग्रोथ शुरू हो गई है वो उससे लड़ ले। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? अल्फा इंटरफेरोन्स। कैसे बूस्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को? बाय क्या यूज़ करते हैं हम? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जो हमारा इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उसको बूस्ट अप कर देंगे। कौन कर सकता है हमारे इम्यून सिस्टम को बेटा रिस्पॉन्स को बूस्ट? वो है हमारे पास अल्फा इंटरफेरोन्स। अब अल्फा क्यों है मुझे नहीं पता, बट इट इज़ अल्फा इंटरफेरोन्स। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या हो गया? हमने डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स कर लिए कैंसर के, कि सर्जिकली रिमूव कर सकते हो, या रेडियोथेरेपी दो, या कीमोथेरेपी दो, या इम्यूनोथेरेपी दो। और कई बार क्या होता है, किसी एक थेरेपी से काम नहीं चल रहा होता, हमें इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। जैसे कई बार रेडियोथेरेपी तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमें दवाएं भी देनी पड़ रही हैं, उसको कीमोथेरेपी भी कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन इज़ यूज्ड। एक चीज़ से अगर कैंसर इतना फैल चुका है, कैंसरस ग्रोथ ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थेरेपी इज़ यूज्ड। और जब हम ये डिफरेंट टाइप की ड्रग्स या रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी देते हैं ना बेटा, तो वो क्या करती हैं? उन सेल को तो करती ही है टारगेट, जो कैंसरस सेल है, हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल भी टारगेट होते हैं। क्योंकि ये जो दो ड्रग्स हैं, दवा खाई तो उसको कैसे पता भाई इन कैंसरस सेल के ऊपर ही जाके एक्ट करना है? वो तो नॉर्मल सेल को भी अफेक्ट कर सकती हैं, और नॉर्मल सेल को जब अफेक्ट करेंगी तो नॉर्मल सेल हमारी डेथ हो जाएगी, उनकी भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? कैंसरस सेल को मार रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जो भी पर्सन कीमोथेरेपी पे हो उसके देखा ना यूजुअली क्या हो जाता है? हेयर लॉस हो जाता है, उसको अनीमिया हो जाता है। तो यहाँ के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है बेटा कीमोथेरेपी के? साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं हमारे पास हेयर लॉस, क्योंकि जो हमारी फॉलिक्यूलर सेल है वो मर गई। उसके अलावा क्या हो जाता है? अनीमिया। अनीमिया क्यों हो जाता है बेटा? नई आरबीसी बन ही नहीं रही, क्योंकि ये क्या करती हैं ये ड्रग्स? जो माइटोसिस है ना उसको होने नहीं देती। माइटोसिस का मतलब क्या है? माइटोसिस की वजह से ही तो सेल डिवाइड हो रही है ना, तो सेल डिवाइड होने से कैसे रोक सकते हो? माइटोसिस रोक दो। तो ये माइटोटिक इनहिबिटर्स हैं एक तरह के, तो माइटोसिस को नहीं होने देते। तुम्हारी सेल में माइटोसिस तो इन सेल में भी चल रही है, ब्लड की सेल बन रही हैं बोन मैरो से, हेयर की सेल जिनको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल, तो वो सारी की सारी सेल की डिवीजन भी रुक जाती है। इस वजह से बाल गिरना शुरू हो जाती है, अनीमिया हो जाता है। पर जैसे ही कीमोथेरेपी बंद कर दी जाती है, ऑल दी साइड इफ़ेक्ट्स कैन बी रिवर्स्ड। अपने आप जो है हेयर दोबारा ग्रो होने शुरू हो जाएंगे, अनीमिया से आप दोबारा बाहर आ जाओगे। इसके लिए डॉक्टर भी आपको असिस्ट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं। तो डिफरेंट टाइप के बेटा हमने ट्रीटमेंट्स पढ़ लिए कैंसर के। कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है वो टेक्निक्स पे डिस्कस कर लिया। कार्सिनोजेंस जो ये कैंसर फैला सकते हैं वो सारी कैटेगरीज हमने ऑलमोस्ट पढ़ ली। फिर हमने डिफरेंट टाइप के कैंसर्स की बात कर ली, हमने टाइप ऑफ ट्यूमर्स की बात कर ली, कितने टाइप के हो सकते हैं, और हम लोगों ने बात कर ली कि व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द कैंसरस ग्रोथ, है ना। और जो सबसे ही इंपॉर्टेंट था वो क्या थे हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी कैंसरस सेल, कि नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल कैसे डिफरेंट होती है। तो दीज आर दी थिंग्स। तो इसके साथ बेटा हमारा चैप्टर का एक तरह से दूसरा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। पहला कंप्लीट हो गया डिजीजेज वाला, दूसरा कंप्लीट हो गया बेटा इम्यूनिटी से रिलेटेड। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे फ्रॉम दी नेक्स्ट लेक्चर, जिसका नेम क्या है? एडोलेसेंस एंड ड्रग एब्यूज़ या अल्कोहल एब्यूज़, जो भी हम उस चीज़ के अंदर पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।